बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार अब मालामाल हो सकती है, यह क्योंकि बिहार में प्राकृतिक गैस का भंडार होने की संभावना जताई है। यह इसको लेकर के खुदाई शुरू भी हो चुकी है। जी हाँ, ये बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि बिहार के आरा से ये खबर सामने आई है। जब बिहार के आरा में सैटेलाइट डेटा के माध्यम से ये पता चला है कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस और फिर तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिसके बाद 3 साल पहले खुदाई करके मिट्टी के नमूने लिए गए थे। इससे पहले हैदराबाद की अल्फा जियो कंपनी जो तेल और फिर प्राकृतिक गैस के कुएं की खुदाई करती है, जब खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से प्राकृतिक तत्व पदार्थ और फिर मिट्टी लिए गए नमूनों की जांच की है। इसके आधार पर प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम उत्पाद की खोज के लिए भारत सरकार यहां पर खुदाई कर रही है। यदि इस खुदाई में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होती है तो फिर क्षेत्र का नाम भी माइनिंग से जुड़ जाएगा, जो इसके साथ ही क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। बिहार के अररिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के अररिया के फॉरबिसगंज में 2 किराना दुकानदारों को बंधक बना करके 19 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। जब मार्केटिंग यार्ड स्थित मेसर्स धनराज बालचंद की दुकान और मेसर्स गोदाम भंडार की दुकान में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार 14 से 15 की संख्या में हथियार से लैस बदमाशों ने जान से मार देने की धमकी देते हुए घटना को अंजाम दिया। जब फॉरबिसगंज के मार्केटिंग यार्ड स्थित किराना के 2 व्यवसायियों से प्रतिष्ठान में शुक्रवार रात्रि 14 से 15 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने व्यवसायियों और फिर उनके कर्मियों को बंधक बना करके लगभग 19 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की खबर फैलते ही शहर के व्यवसायियों में हरकंप मच गया। दोस्तों बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही हलचल शुरू हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। आपको बता दूं कि चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी रणनीति बना रहे हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के इस बयान से कई सवाल खड़े गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अगला सीएम बनेंगे, ये सवाल है। अगर एनडीए जीतता है तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी सवाल है। ये सवाल अब चर्चा का विषय बन गए हैं। आपको बता दूं कि दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। बीजेपी के इस 2 तरफे बयान से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ से कहा जाए तो एनडीए में सीएम फेस फंस गया है। दोस्तों अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है या फिर उसमें अवैध तरीके से निर्माण कर दिया है तो इस परिस्थिति में लोग अंचल कार्यालय और फिर पुलिस थाने का चक्कर लगा करके थक जाते हैं। पुलिस जमीन विवाद के मामले में सीधी दखलंदाजी नहीं करती तो फिर लोगों को राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर के DSLR और फिर डीएम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। लेकिन अब लोगों को अतिक्रमण के मामले में इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा और फिर उन्हें अंचल और फिर अधिकारी के कार्यालय का दरवाजा खटखटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। घर बैठे ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसको लेकर के बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा नई पहल की गई है। दरअसल बिहार में भूमि से संबंधित यानी कि जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बिहार सरकार ने राजस्व न्यायालय को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है, जहाँ आप घर बैठे ही अतिक्रमण संबंधित मामलों को लेकर के ऑनलाइन मामला दर्ज कर सकते हैं। अब सवाल है कि आप कैसे मामला दर्ज करेंगे, कैसे ऑनलाइन घर बैठे शिकायत दर्ज करेंगे। तो इसके लिए बिहार सरकार ने RCMS पोर्टल बनाया है। आप इस पोर्टल पर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण की शिकायत करने वालों का पहचान गुप्त रखा जाता है। इसके साथ ही आप और भी कई तरीके की शिकायतें यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट www.biharbhumi.bihar.in/biharBhumi.user लॉगिन पर जाकर के ऑनलाइन मामला दर्ज करना होगा। इसके साथ ही आप किसी भी समस्या के लिए 1800345621 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। यह तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे ज्यादा धुआं फेंकती है, यह प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खतरा सरकार क्यों चलेगी। यह तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने बीते 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और फिर पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब यह सरकार बिहारियों पर बोझ बन चुकी है, अब इसे बदलना अति आवश्यक है। आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटा करके एक नई सोच, नए विजन, नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार एवं विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनूनी सरकार को लाना है तथा नया बिहार बनाना है। दोस्तों, बिहार के जहानाबाद में कई कौवों के मौत का मामला सामने आया है। जब कौवों के मृत पाए जाने के बाद इलाके में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है, जब उसने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट में कौवे की मौत एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बताई जा रही है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने जरूरी एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहानाबाद जिले की पुलिस लाइन और फिर आसपास के इलाकों में कौवों के मृत पाए जाने के बाद हरकत मचा हुआ है। मरे हुए कौवों को जांच के लिए कोलकाता की एक लैब में भेजा गया था, जहां उनके मरने की वजह एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण सामने आया है। यह वायरस इस बात की पुष्टि करता है कि कौवे बर्ड फ्लू से संक्रमित थे। दोस्तों, नीतीश से बिहारियों का मोहभंग हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार पहली पसंद नहीं है। एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में बताया गया है, लोग बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की पहली पसंद नहीं है। आपको बता दूं कि लगभग 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहारियों की पहली पसंद नहीं है। अगर अभी बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाए तो फिर नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे। किसी दौर में बिहार के लोगों के चहेते रहे चिराग पासवान की लोकप्रियता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एक टेलीविजन चैनल के सर्वे में यही तथ्य सामने आया है। आपको बता दें कि अंग्रेजी न्यूज चैनल इंडिया टुडे और सी वोटर ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मिजाज जानने के लिए ये सर्वे किया है। इसमें सियासी पार्टियां या फिर गठबंधन को जितनी सीटें मिलेगी इसका सर्वे नहीं किया गया है, बल्कि लोगों से ये जानने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री के लिए उनकी पहली पसंद कौन है। सर्वे का परिणाम बता रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, भारी से भारी। इंडिया टुडे और फिर सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार अब बिहारियों के दिल से उतर रहे हैं। बिहार के सिर्फ 18% लोग ही अब उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार के 82% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहें। सर्वे के नतीजे के मुताबिक बिहार के 58% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में काफी गिरावट आई है। सर्वे में शामिल 13% लोगों ने कहा है कि उनकी विश्वसनीयता में कुछ कमी आई है। वहीं पर बिहार के 21% का मानना है कि मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता में कोई भी गिरावट नहीं आई है। इंडिया टुडे और सी वोटर्स के सर्वे में लोगों से कई नेताओं के बारे में पूछताछ की गई थी। लोगों से पूछा गया था कि ये किस नेता को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक 41% लोगों ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जताई। अगर सर्वे के रिजल्ट पर यकीन करें तो तेजस्वी यादव अपने सियासी चाचा नीतीश कुमार से काफी आगे निकल चुके हैं। जहां 18% लोगों की पहली पसंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो वहीं पर 41% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव है। आपको बता दूं कि इस सर्वे के दौरान जब लोगों से मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद के बारे में पूछा गया तो 15% लोगों ने कहा कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्रशांत किशोर को बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं, 15% लोगों का कहना है। वहीं पर 8% लोगों ने बीजेपी नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सीएम पद के लिए बेहतर बताया है। वहीं पर सर्वे में सबसे बुरी स्थिति चिराग पासवान की है। जी हाँ,
कुछ महीने पहले तक चिराग पासवान बिहार के युवाओं में खासे लोकप्रिय थे, लेकिन इंडिया टुडे और सी वोटर्स का सर्वे कह रहा है कि बिहार के सिर्फ 4% लोग ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य नेता मानते हैं। और सी वोटर्स का सर्वे कह रहा है कि बिहार के 50% लोग मौजूदा एनडीए वर्तमान सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार के 22% लोग सरकार से नाराज है तो फिर लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। वहीं पर 25% लोगों ने कहा कि ना तो सरकार से नाराज है और ना ही किसी बदलाव की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। अगले 48 घंटे के भीतर तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तर और फिर मध्य जिलों में तेज आंधी, बिजली गिरने और फिर भारी बारिश की संभावना जताई है। जिन जिलों में विशेष रूप से मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया है उनमें उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। वहीं पर मध्य बिहार में पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। वहीं पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहीं पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं पर मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से खरीफ फसल को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खुले मैदान में जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं पर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बिहार सरकार और फिर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिजली गिरने और जल जमाव जैसी समस्याओं से निपटने की तैयारी की जा रही है। वहीं पर अगले 2 दिन बिहार के मौसम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और फिर खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत तक अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही बिहार की राजनीतिक का पारा हाई हो गया है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल बिहार में फिलहाल एनडीए के मुख्यमंत्री फेस को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बिहार में अभी से चुनावी लड़ाई का मुख्य केंद्र सीधे नीतीश कुमार के चेहरे पर आकर के रुक गया है। बिहार में एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर के सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं पर कल बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से अपने बयानों को पलटा, उसको लेकर के थोड़ी देर के लिए लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। लेकिन आखिर में दिलीप जायसवाल को भी ये कहना पड़ा कि बिहार में एनडीए का फेस नीतीश कुमार ही है। वहीं पर पीएम मोदी के भागलपुर रैली में एक और बड़ी बात ये दिखी कि जितनी देर भी नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे, चाहे जीप में हो या फिर मंच पर, दोनों के बीच की केमिस्ट्री गजब की देखी गई। दोनों नेताओं में खुल करके बात हो रही थी और फिर ठहाके भी लग रहे थे। जब मंच पर पीएम मोदी के साथ अगर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार थे, तो फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री की कैबिनेट के सहयोगी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की उपस्थिति भी जनता को ये संदेश दे रहे थे कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन बिहार में सियासी पारा हाई है। हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। एक तरफ एनडीए में सीएम फेस को लेकर के असमंजस है, तो फिर दूसरी ओर नेताओं के इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं पर कैबिनेट विस्तार के बाद नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव ठाकुर हरिकिशोर सिंह ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। हरिकिशोर सिंह ने बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने समता पार्टी के स्थापना काल से एक मजबूत सिपाही के रूप में पार्टी से जुड़े रह करके काम किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना तो दूर, एक वर्ग विशेष के लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। पार्टी के भीतर समलतापूर्वक अवधारणा समाप्त हो चुकी है। प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष का तानाशाही जारी है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 74 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपना जन्मदिन मनाने से परहेज करते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह रहता है। राजनीति के जानकारों की नजरों में भी नीतीश कुमार अलग अलग तरह पॉलिटिशियन है। बीते 19 वर्षों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार का नेतृत्व किया है और फिर प्रदेश को देश की सियासत में सिरमौर बनाए रखा है, वह भी काबिल तारीफ है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सत्ता
पक्ष और फिर विपक्ष के नेताओं की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई मिली। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी शुभकामना संदेश मिला। इस बीच जेडीयू ने सदन की कार्यवाही का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें नीतीश कुमार अपने अंदाज में बोल रहे हैं। जेडीयू ने एक्स अकाउंट पर लोकसभा की कार्यवाही का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। जेडीयू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जिन्होंने बिहार की स्वाभिमान और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया है, उसका अपेश करने की कितनी भी साजिश रच लो, कभी सफल नहीं हो पाओगे। दरअसल इस वीडियो में नीतीश कुमार पटना में अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करके कुछ मुद्दों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। जब विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के जेल जाने के बीजेपी के दावे पर उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी तेजस्वी को जेल भेज दे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जहाँ सब परिवार जाने को तैयार हैं, हम लोग कहाँ भागते हैं। वे लोग डरपोक हैं। लूट, चोरी, डकैती, अपहरण, क्या क्या चीजें बिहार में नहीं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से खराब है। हम तो जाने को तैयार हैं। लालू यादव और पूरा परिवार बेकसूर है। जनता भी जानती है कुछ होना नहीं। वहीं पर तेजस्वी यादव के 2025 में मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि ये फैसला जनता के साथ में है, जहां हम लोगों के हाथों में नहीं। जनता जो करेगी ठीक ही करेगी। वहीं पर एनडीए में सीएम फेस को लेकर के जारी हलचल के बीच के नेता में विपक्ष ने कहा कि हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बिहार की जनता मुद्दा है। जब बीजेपी और नीतीश कुमार को जो करना है को करे, नीतीश विपक्ष का मुद्दा नहीं है। दोस्तों, आजकल हिंदी भाषा को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि हिंदी भाषा को लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विवादित बयान दिया है। एम.के. स्टालिन ने कहा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है, नष्ट कर दिया है। एक अखंड हिंदी पहचान के लिए जोर देने से प्राचीन मातृभाषाएं खत्म हो रही है। स्टालिन के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। वहीं पर अब बीजेपी से लेकर के स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने उन्हें इस मुद्दे पर घेरा है। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने हिंदी भाषा पर दिए गए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयान पर निराश व्यक्त की है। योगेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आप जैसे वरिष्ठ नेता की ये बात पर करके बहुत निराशा हुई है। मैं पक्षपातपूर्ण गवर्नर, केंद्रीय अनुदान रोकने तथा किसी भी भाषा नीति को लागू करने के विरोध में आपके और तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं। योगेंद्र यादव ने आगे लिखा है कि केंद्र सरकार का विरोध हिंदी का विरोध नहीं बनना चाहिए। ये बयान घटिया है क्योंकि ये एक भाषा पर हमला करता है, न कि केवल उनके समर्थकों पर। यह तथ्यों के मामले में ये कमजोर है। दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर के अभी से ही बिहार की राजनीति में सरगर्मी पैदा हो गई है। इस बीच खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर जिले की औराई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामसूरत राय के खिलाफ सर्वदलीय सामाजिक विरोध मार्च का आयोजन किया गया। ऐसे में इस बात पर भी चर्चा होने लगी है कि चुनाव के ठीक पहले एक जाति विशेष का विरोध कहीं भाजपा को भारी न पड़ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। तो दरअसल औराई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ने कुछ दिनों पहले अपने क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए भूमिहार नेताओं के विरोध में बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर कितने लोग आए और चले गए। विधायक ने भूमिहार नेता स्वर्गीय रघुनाथ पांडे, महाचंद्र प्रसाद सिंह और फिर प्रेमचंद्र मिश्रा सहित कई भूमिहार समाज के गणमान्य लोगों का नाम लेते हुए उनको राजनीतिक रूप से पछाड़ने की बात कही थी। जहाँ उनके इस बयान ने तुल पकड़ लिया है और इसी को लेकर के सर्वदलीय सामाजिक विरोध मार्च का आयोजन किया गया। दोस्तों, केंद्र सरकार हर माह करोड़ों लोगों को जन वितरण प्रणाली के तहत फ्री में राशन देती है। कोई भी जरूरतमंद परिवार राशन से वंचित ना रहे, इसको लेकर के सरकार राशन कार्ड से आधार को लिंक कराने का मौका देती है। जहाँ अन्यथा राशन के लाभ से वंचित होने की पूरी संभावना रहती है। जहाँ पूर्व में 15 फरवरी तक आधार सीडिंग कराना था, जिसे अब बढ़ा करके 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। फिर भी राशन कार्ड से आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो फिर वैसे उपभोक्ताओं का नाम राशन कार्ड से अलग कर दिया जाएगा। आपको बता दो कि आपूर्ति विभाग ने कहा है कि राशन कार्ड से आधार सीडिंग जरूरी है। अब प्रत्येक सदस्य का आधार लिंक आवश्यक है, जहाँ अन्यथा संबंधित सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटा देना है। सरकार ने 31 मार्च 2025 तक हर हाल में 100% राशन कार्ड के आधार सीडिंग कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी है। इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार कराने को कहा गया है। उपभोक्ताओं को ये जानकारी देने को कहा गया है कि डीलर की दुकान पर फ्री में आधार सीडिंग होगा। जब विभाग ने डीएम को कहा है कि इस कार्य का जिम्मा सभी एमओ को दिया जाए और डीएसओ एसडीओ को इसका अनुसरण करने का निर्देश दिया जाए।
दोस्तों, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर के तमाम पार्टियों ने अपने अपने हिस्सों की तैयारी शुरू कर दी है। वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLJP के नेता पशुपति पारस ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर निशांत राजनीति में आना चाहते हैं तो फिर उनका स्वागत है। साथ ही दलित सेना और फिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर सीएम नीतीश की पार्टी जदयू को कमजोर करके खत्म करने का आरोप भी लगाया है। श्रवण कुमार ने कहा है कि जेडीयू के विधायक और फिर नेता बीजेपी की साजिश से परेशान हैं। इसी वजह से जेडीयू के कई नेता और फिर विधायक चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आए और उसकी बागडोर संभालें। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के कौन सा जिला अमीर है और कौन सा जिला गरीब है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि आखिर रिपोर्ट क्या कहता है। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे समृद्ध जिला पटना है, यानी कि सबसे अमीर जिला पटना है, जहां प्रति व्यक्ति आय 1,21,396 रुपये दर्ज किया गया है। इसके बाद बेगूसराय 49,064 और मुंगेर 46,795 का स्थान आता है। वहीं दूसरी ओर बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर, जहां पर मात्र 19,561 है, और जबकि अररिया 22,204 और सीतामढ़ी 21,931 क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। वहीं पर पटना की प्रति व्यक्ति आय बिहार के सबसे गरीब जिले शिवहर से 6 गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि बिहार के आर्थिक संसाधन कुछ ही जिलों में केंद्रित है, जबकि कई जिले अभी भी आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। वहीं पर बेगूसराय बिहार का दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध जिला बनकर के उभरा है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय 49,064 है। इसके बाद मुंगेर 46,795 तीसरे स्थान पर है। इन जिलों की अर्थव्यवस्था औद्योगिक और फिर व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित है, जिससे यहाँ के लोगों की आमदनी में निरंतर वृद्धि हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के जिलों की संपन्नता का आकलन पेट्रोल, डीजल और फिर LPG गैस की खपत के आधार पर भी किया गया है। पेट्रोल की खपत में पटना पहले स्थान पर, जबकि मुजफ्फरपुर और पूर्णिया दूसरे और तीसरे स्थान पर है। डीजल की खपत में पटना के बाद शेखपुरा और औरंगाबाद का स्थान आता है। सबसे कम पेट्रोल की खपत वाले जिले लखीसराय, बांका और जहानाबाद है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। जी हाँ, बिहार में आर्थिक असमानता की ये खाई सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। जहाँ पर पटना, बेगूसराय और मुंगेर जैसे जिले तेजी से विकास कर रहे हैं, वहीं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी जिले जैसे जिले अब भी आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली के दौरान बिहार में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। अपर पुलिस महानिदेशक संजय कुमार सिंह ने पत्र जारी करके इस बात की जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि 12 और 13 मार्च को होली का दहन और 14 और 15 मार्च को पूरे बिहार में होली का पर्व मनाया जाना है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के अवकाश यानी कि छुट्टी को 10 से 18 मार्च तक बंद कर दिया जाता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। जब पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में 20 ऐप के आपको बता दें कि आगामी 14 और 15 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का दहन मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में होली का दहन किया जाता है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट सामने आ रही है। इसी कड़ी में अब जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक अब दाखिल खारिज में अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। जानकारी के मुताबिक बिहार में छोटे मोटे कारणों से लंबित दाखिल खारिज के मामलों का निपटारा 31 मार्च तक हो जाएगा। जब विभाग की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता की ओर से दाखिल खारिज मामले में बिना मेरिट पर विचार किए लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, जो कि उचित नहीं है। वहीं पर इससे रैयतों को अनावश्यक परेशानी होती है और फिर विभाग की बदनामी होती है। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई करके मार्च 2025 तक निष्पादन करने का आदेश सभी समाहर्ता को दिया गया है। ये दिशा निर्देश दाखिल खारिज के अपील वादों के त्वरित निष्पादन के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। विभाग का मानना है कि कई छोटे मोटे कारणों की वजह से अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। या आवेदन के साथ सुसंगत दस्तावेज नहीं लगाने, संलग्न दस्तावेजों के अपठनीय होने, आवेदन भरते समय
गणितीय या फिर लिपीय भूल हो जाने, ऑनलाइन जमाबंदी जहां से रकबा घटाया जाना है उसमें गलती होने जैसे कारणों से बड़ी संख्या आवेदन स्वीकृत होते हैं। ऐसे मामलों के लिए 30 दिनों के भीतर DSLR के न्यायालय में अपील का प्रावधान है। दोस्तों बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर 50 साल के टीचर को 20 साल की छात्रा से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। क्या था फिर दोनों ने अपने बीच शादी रचा ली। आपको बता दूं कि आज के समय में बड़े उम्र के लोगों की छोटी उम्र की लड़कियों के साथ शादी की कई खबरें सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आ रही है, जहाँ पर एक शिक्षक ने अपनी ही छात्रा से शादी कर ली है। इस शादी के बाद शिक्षक और छात्रा बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि 20 साल की छात्रा इंग्लिश कोचिंग के लिए घर से थोड़ी दूरी पर मौजूद कोचिंग सेंटर जाती थी। यहाँ पर उसे अपने 50 साल के इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर से प्यार हो गया। प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि मंदिर में जाकर के दोनों ने शादी कर ली। यह दोनों की शादी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टीचर और फिर छात्र बेहद खुश नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर की रोसड़ा की रहने वाली 20 साल की छात्रा श्वेता कुमारी इंग्लिश की कोचिंग लेने जाती थी। जब पढ़ाई के दौरान श्वेता का अपने 50 साल के इंग्लिश टीचर संगीत कुमार पर दिल आ गया। धीरे धीरे संगीत को भी श्वेता से इश्क हो गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। जब संगीत और फिर श्वेता ने शादी का फैसला लिया, गुरुवार को दोनों ने समस्तीपुर में किसी मंदिर में जाकर के शादी कर ली। इस दौरान उनके कुछ जानने वाले भी मौजूद रहे। दोनों की शादी का वीडियो भी सामने आया है, जो अब इंटरनेट पर वायरल है। इस शादी के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। 50 साल के इंग्लिश टीचर संगीत की पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था। दोस्तों मार्च का महीना आ गया है। तापमान में और भी ज़्यादा बदलाव आने की उम्मीद है। जी हाँ, दिन में तेज गर्मी और फिर रात में ठंडक बनी रह सकती है। मौसम में होने वाले बदलाव में शरीर को काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसलिए लाइफस्टाइल और फिर खान पान का खास ख्याल रखना चाहिए। तापमान में उतार चढ़ाव से वायरल इन्फेक्शन और फिर पाचन की समस्याएं बढ़ सकती है। या इसका असर भी दिखने लगा है। वायरल फीवर कोरोना की तरह तेज़ी से बढ़ रहा है। परिवार का किसी न किसी को वायरल फीवर की समस्या है। राजधानी दिल्ली के तो ज़्यादातर अस्पतालों के OPD में मरीजों की संख्या 20 से 25% तक बढ़ गई है। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस बीमारी से खुद को कैसे बचा सकते हैं। आपको बता दूं कि हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि मौसम बदलने पर इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी और फिर फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा गर्मी में खाना जल्दी खराब हो जाता है, जिससे डायरिया, पेट की समस्या हो सकती है। इस मौसम में शरीर को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, सिरदर्द, चक्कर और फिर थकान हो सकती है। मौसम में बदलाव से नींद भी प्रभावित हो सकती है। वायरल फीवर सामान्य तौर पर एक हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन कई अन्य तरह की समस्याएं स्थिति बिगाड़ सकती है। ऐसे में सतर्क रहें और कोविड के नियमों का पालन जरूर करें। वहीं पर वायरल फीवर सामान्य इन्फेक्शन है। इसमें बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, थकान, सिर दर्द, दस्त या फिर उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है। वहीं पर वायरल फीवर कई तरीके के वायरस लेकर के आ सकता है। इसमें इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, सर्दी जुकाम वाले वायरस शामिल है। वहीं पर कोरोना से प्रभावित हुए कमजोर इम्यूनिटी वालों को ये फीवर 1 महीने तक परेशान कर सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि वायरल इन्फेक्शन में खास इलाज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गंभीर लक्षण नजर आने पर डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। वहीं पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं ना ले। एंटीबायोटिक दवाओं से तब तक बचें जब तक डॉक्टर इसकी इजाजत ना दे, सलाह ना दे। दोस्तों नए महीने की शुरुआत हो गई है। पहली तारीख के साथ ही कुछ बदलाव भी लागू हो गए हैं, जिसका असर सीधे जेब पर पड़ेंगे। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यानी कि LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए हैं। नई कीमतें 1 मार्च 2025 से ही लागू हो गई है। आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर की कीमतों में 1 मार्च को बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने LPG सिलेंडर की कीमतें जारी कर दी है। इसके तहत देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। ये पिछले 5 सालों में मार्च महीने में कीमतों में की गई सबसे कम बढ़ोतरी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत मार्च 2023 में सबसे ज्यादा 352 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। आपको बता दो कि फरवरी 2025 में 19 किलोग्राम गैस सिलेंडर 7 रुपए की कटौती की गई थी। वहीं पर 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस की कीमतें नहीं बदला। आखिरी बार रसोई गैस सिलेंडर कीमतों में 1 जुलाई 2024 को बदलाव किया गया था।
दोस्तों बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जहाँ सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी क्रम में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि बिहार की नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? वर्षों से नीतीश सरकार ने बीते 20 साल में बिहार की हर गली, हर टोला, हर गाँव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। वहीं पर नीतीश भाजपा सरकार ने वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। अब ये सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। दोस्तों जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पटना के गांधी मैदान में दलित समागम का आयोजन किया। आयोजन में तमाम एनडीए नेताओं का जुटान देखने को मिला। हालांकि एक दिलचस्प वाकया भी हुआ, जिसने बिहार की सियासत में एक नया उबाल ला दिया। सीएम नीतीश कुमार चंद मिनटों में ही दलित समागम से वापस लौट गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार दलित समागम में शिरकत करने पहुंचे, लेकिन कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप लोग काम कीजिए, हमारी पार्टी की अभी मीटिंग होने वाली है, इसलिए निकल रहे हैं। यह हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि नीतीश कुमार मंच पर बैठे तक नहीं। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मात्र ढाई मिनट में ही वहां से वापस रवाना हो गए। मंच से भी घोषणा हुई कि नीतीश कुमार किसी विशेष काम के चलते निकल रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने तो मीटिंग की बात कही, लेकिन सियासी गलियारों में खिचड़ी पकने लगी है। तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार इतनी जल्दी समागम छोड़ करके क्यों गए? गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विनय चौधरी भी आए और बिना संबोधन के मुख्यमंत्री के साथ चले गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच पर मौजूद थे। दोस्तों बिहार में कल शनिवार सुबह बारिश हुई है। यह बारिश होने से मौसम बदल गया है। राजधानी पटना में बादलों की अटखेलियां जारी है। इससे कभी तेज धूप तो कभी बादल देखा जा रहा है। हालांकि ठंड लगभग खत्म सा महसूस किया जा रहा है। जहां सुबह पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर समेत कई जिलों में अचानक से बादलों ने डेरा डाला और झमाझम बारिश हुई। पटना, सीवान, सारण, भोजपुर और वैशाली जिले में सुबह से ही बादलों ने डेरा डाला और सुबह के 7 बजते इन जिलों की कुछ जगहों पर बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से पारा भी थोड़ा नीचे लुढ़क गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने 1 मार्च 2025 को कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर और नवादा जिले के 1 या फिर 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 2 मार्च को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है, जब पूर्व में बने पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण और ट्रफ रेखा की वजह से बिहार में बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है। वही आज भी इसका असर हो रहेगा। कल से कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। दोस्तों बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी। दोस्तों बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार पुलिस यानी कि बीपीएससी ने सब इंस्पेक्टर प्रोविजनल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के जरिए बिहार पुलिस में एक अहम भूमिका निभाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। बिहार पुलिस में दारोगा के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू हो रही है और उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 तक अपना आवेदन जमा करना होगा। आवेदन प्रक्रिया बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.jb.in पर ऑनलाइन होगी, जब उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक पास होनी चाहिए। वहीं पर चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात जाए तो उम्मीदवारों को पहले एक प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें दौड़, जंप और गोला फेंक जैसी गतिविधियां शामिल है। फिर उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और फिर मेडिकल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।